हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आपके एग्जाम को अब 3 दिन बच गए हैं, तो मैंने क्या सोचा है, इन 3 दिनों में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के वो करवा दूं, और अगर मेरे को और टाइम मिल गया तो मैं आपको इंग्लिश के भी और मैथ्स के भी करवा दूंगा। सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूँ। जो उसमें इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं करवा दूँ। ओके, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता तो एक लंबी सी वीडियो बनाता, मैराथन वीडियो 3 से 4 घंटे की, जिसमें आपको पूरा करवा देता, लेकिन वो इतनी लंबी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, और इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर उठाऊंगा, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, आपके सिलेबस में जितने भी पॉइंट है वो सब बता दूंगा मैं। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि मैं एक चैप्टर की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसे अपलोड करूंगा, आप जितना उस वीडियो को देखोगे उतने में मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ऐसे में क्या होगा, जल्दी जल्दी वीडियो बनेगी और आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, 11th पूरा पढ़ा दिया है, तो मैं उसका रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते हो वीडियो से। 12th का मैंने एक चैप्टर करवा दिया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, वो भी आपको खुद से करना है। यहाँ तक मैंने करवा दिया आपको सिलेबस। ओके, 11th पूरा करवा दिया, अब इतना बचा है, इतना मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन या फिर बोलो कि आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम कौन सा चैप्टर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट वाला। ठीक है, जिसमें ये ओम्स का लॉ है, ये किरचॉफ लॉ। तो देखिए जो भी आपके सिलेबस में लिख रखा है वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, और बता भी दूंगा कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। और आपको मैं सिर्फ सिलेबस नहीं करवाऊंगा, चैप्टर के एंड में आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा। फॉर्मूले भी नोट कर रखें, तो फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आए हुए हैं सारे फॉर्मूले आपको लास्ट में दे दूंगा। तो जिसने ये पूरा कर लिया है कवर, तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट लास्ट में जाएगा, वीडियो के लास्ट में, और केवल फॉर्मूले देख लेगा। ओके, तो मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ आपके सिलेबस में क्या क्या है इस चैप्टर से। ओम्स लॉ है, ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, वीआई ग्राफ है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, किरचॉफ लॉ है और इसकी एप्लीकेशन है, और व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु, ये है आपके सिलेबस में। ठीक है, बायो सर्वेट का नियम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में चल गया। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर यहाँ से शुरू होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, और जिसने इस चैप्टर को पढ़ लिया है वो क्या करेगा, लास्ट में चल जाएगा वीडियो के लास्ट में। लास्ट में मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं इस चैप्टर में, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले, ये देखिए जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में वो सारे फॉर्मूले लिखे हुए, आप सिर्फ इन फॉर्मूले को देख लें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से पढ़ते हैं। विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको बता रखा, और जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया हुआ है वो चीज़ नहीं बताऊंगा। ठीक है, विद्युत धारा बता रखा है, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। यदि आपको इसे पढ़ना है तो मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हो। जो इसमें लिखा हुआ वो तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर वो समझना चाहते हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको इंग्लिश में भी वर्ड्स बताऊंगा जो टफ होंगे। ओके, और अगर जो समझना नहीं चाहता है, जो बिल्कुल कि मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो वो इस वीडियो को स्किप कर दे, वो कोई और वीडियो देख सकते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा घनत्व, धारा घनत्व के ऊपर हमने देखा था कि यूके ट्रिपल एस ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो धारा घनत्व मैंने ऐसे आपको बताया हुआ है। धारा घनत्व क्या होता है, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई अपॉन ए होता है, यानी कि यूनिट एरिया पे जितना भी धारा होता है उसे धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बता रखा मैंने आपको। ठीक, रिवीजन कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं अनुगमन वेग, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ओम्स लॉ पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम है। ओके, तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, यानी अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी धातु को बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, उसके सिरों के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहाँ पे चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पे चार्ज फ्लो होगा। ओके, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तार की लंबाई की दिशा में, तार की लंबाई जैसी होगी ना उसी दिशा में क्या करेंगे, उच्च विभव वाले सिरे की ओर, जिधर हाई वोल्टेज होगा ना उधर की ओर फ्लो करने लग जाएंगे। ओके, तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब किसी कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ा, ठीक है, बैटरी से जोड़ा, तो अब क्या होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होगा, चार्ज बोले या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे किधर होंगे, जिधर हाई वोल्टेज होगा, और जिस वेलोसिटी से, जिस एवरेज वेलोसिटी से फ्लो होंगे उसी को हम बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, इसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकता है। डिराइव करके कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डेरिवेशन देखना है आपको तो पीडीएफ से देख लेना है जाके। ठीक है, ये है इसका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, I इज इक्वल टू NE A
वी डी, या फिर वी डी यहाँ से निकालेंगे तो ये सब क्या चल जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे I क्या है, करंट है जो फ्लो हो रहा है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो उस कंडक्टर में, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो है, A क्या है, वो जो कंडक्टर है, वो जो तार है उसका एरिया है। ठीक है, वी डी क्या है, ये है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे तो लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, वहाँ पे फिर एक बार और देख लेंगे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक तार है, उसमें इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तार का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, उसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो वी डी का मान पूछेगा, आप सब यहाँ पे पुट करोगे, वी डी निकल जाएगा। ठीक है, धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी आपको बता दिया, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई अपॉन ए होता है। तो अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है करंट डेंसिटी और जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, इसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्या है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया, याद करना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं लेगा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत ऊपर ऊपर से जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो, टाइम बहुत कम बचा है, मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। ठीक है, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया। अब आते हैं हम ओम्स के नियम पे। ठीक है, ओम्स का लॉ देखते हैं, ओम्स का लॉ क्या है। ओम्स का लॉ हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, उसकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ओके, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करें तो उसके सिरों के बीच जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, जो उसके सिरों पे विभवांतर है तथा उसमें जो धारा बह रही है, जो उसमें करंट बह रहा है, ठीक है, उसका अगर हम अनुपात निकालें, उसका जो हम रेशियो निकालें, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, उस वो जो कंडक्टर है उसका बोलते हैं हम रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, यही है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ ये वाला तो हमने पहले पढ़ लिया था 10th क्लास में। ठीक है, अब इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है आपके 12th क्लास में, तो वही देखेंगे। डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, डेरिवेशन देखना है तो आप पीडीएफ से देख सकते हो। डेरिवेशन का ऐसे कुछ भी काम नहीं होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये फॉर्मूला देखा था, इसका यूज होगा। अभी देखिए, अभी ये इसका डेरिवेशन है। अब मैं आपको देखिए, डेरिवेशन में भी मैं आपको जो मेन पॉइंट होगा वो बताऊंगा। जैसे कि यहाँ एक श्रांति काल होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखिए, धातु के भीतर जो कंडक्टर है उसके भीतर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के जो धनायन होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन होते हैं, उनसे बार बार टकराते रहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की दो टक्करों के बीच का औसत समय ही श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, एक टक्कर हुई फिर दूसरा टक्कर हुआ, इन दोनों टक्कर के बीच का जो एवरेज टाइम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम पे क्या रहेगा, वो उस टाइम पे क्या रहेगा, वो रिलैक्स ही तो रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं उसे श्रांति काल या फिर रिलैक्सेशन टाइम। ओके, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। टाउ क्या हो गया हमारा, श्रांति काल। ये क्या होता है, दो टक्करों के बीच का जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं श्रांति काल, जहाँ पे वो रिलैक्स पीरियड में होता है। ओके, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ओके, तो अब देखिए, आपको जो याद करना है फॉर्मूला ओम्स के नियम में, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये तो आपको पता है, ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट रट्टा मारना है, क्या है, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर, ये है टाउ। टाउ क्या पढ़ा हमने, श्रांति काल या फिर रिलैक्सेशन टाइम। एल अपॉन ए इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी आपको पता है वोल्टेज होता है, आई क्या है, उसमें बहने वाली धारा, एल क्या है, उस चालक तार की लंबाई, ए क्या है, उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ध्यान रखना। ठीक है, ये एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, टाउ क्या है हमारा, श्रांति काल या फिर रिलैक्सेशन टाइम। सब पता चल गया। ये फॉर्मूला लिखना है, उसके साइड में आप लिख सकते हो कि ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है। ओके, एन के नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टी क्या है, श्रांति काल, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, वो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर कैसे बनता है। देखिए, एक दिए गए चालक के लिए निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो पूरी वैल्यू थी, जो इस साइड पूरी वैल्यू थी, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो इस पूरे नियतांक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। इसी आर को क्या बोलते हैं, उस चालक तार का प्रतिरोध बोलते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यही था ओम का नियम। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आर होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, 2m एन ई का स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए, ये होता है, ये याद रखना। और ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी याद रखना।
ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैं आर रख दूंगा, देखिए इस पूरे की जगह मैं आर रख दूंगा तो बन गया ना आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, यही होता है ओम्स लॉ। ओके, अब इस फॉर्मूले पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है आर इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है, आर इज इक्वल टू इतना होता है। ओके, अब ये जो है ये, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो। ये जो है इसी को हम बोलते हैं रो। ओके, और रो मतलब क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस रो को बोलते हैं। ये पूरा 2m अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ इंटू टाउ, ये क्या है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसकी जगह हम रो लिख सकते हैं। तो ये r इज इक्वल टू रो एल बाई ए बन गया। देखिए सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बनता है, ओम्स लॉ से। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले पे तो बहुत क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी है मॉक में। ठीक है, ओके, तो रो की वैल्यू आपसे पूछी जाए, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रो इज इक्वल टू 2m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये हो गया। ठीक है, ये ना मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने दो तार लिया, ठीक है, एक कॉपर का तार लिया, एक चांदी का तार लिया, सिल्वर का, तो दोनों का जो ये स्पेस रो होगा ना, वो दोनों अलग अलग होगा। पर अगर आपने दो तार लिया, एक कॉपर का लिया, दूसरा भी कॉपर का लिया, अब भले इसकी मोटाई अलग है, लंबाई अलग है, लेकिन जो ये रो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि कांस्टेंट होता है। ओके, ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। ओके, अलग अलग पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग होती है, अलग पदार्थ की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी। ओके, चूंकि अलग अलग पदार्थों में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, परंतु एक ही पदार्थ से बने चालकों में विशिष्ट प्रतिरोधक एक ही होगा। ठीक है, अब अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को अलग से डिस्कस करें, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसी रो को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर प्रतिरोधकता बोलते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अनेक नाम है इसके। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अगर मैं आपसे इसका यूनिट पूछूँ तो क्या होगा, आर क्या क्या होता है, ओम। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा मीटर खाली एक, तो ओम मीटर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट समझ में आ गया, यूनिट पूछी जाती है इसकी। और ये है इसका फॉर्मूला, रो की वैल्यू आपको पता है कि इतना होता है। ठीक है, अब अगर इसमें देखें फॉर्मूले में, तो देखिए मानक एसआई पद्धति में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अभी हमने निकाला, क्या होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, चालक की लंबाई मोटाई में परिवर्तन करने पर विशिष्ट प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने बोला, आप छोटा तार ले लो, लंबा तार ले लो, मोटा तार ले लो, या फिर पतला तार ले लो, लेकिन मटेरियल एक ही होना चाहिए, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, लंबाई का, क्षेत्रफल का, इन सब चीज़ का। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध। अब देखिए, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जो रो है ये क्या, रेजिस्टिविटी है, और जो ये आर है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध तो लंबाई पे डिपेंड करेगा और उसके क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये नहीं करता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में यही है कि जो उसका प्रतिरोध होगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, और उसमें उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रम। ठीक है, वही सेम पॉइंट। अब आगे चलते हैं। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। देखिए ये क्या, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ताप के साथ निम्न सूत्र के अनुसार परिवर्तित होता है। अगर टेम्परेचर की भी बात कर दे, क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल बन सकता है इस पे। अगर वो टेम्परेचर की बात करे और रेजिस्टेंस पूछे, तब देखिए क्या होगा। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, इज इक्वल टू R01 प्लस एल्फा टी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, R0 की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री पर चालक का प्रतिरोध, 0 डिग्री पे चालक का प्रतिरोध क्या है, ये क्वेश्चन में दे के रखेगा। RT, टी टेम्परेचर, टी जितना टेम्परेचर रहेगा क्वेश्चन में, टेम्परेचर दे के रखेगा कि इतने पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना है। ठीक है, और जो यहाँ पे अल्फा, अल्फा क्या है, प्रतिरोध का ताप गुणांक है ये। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ये, ताप गुणांक है, जिसका मान चालक की धातु पर निर्भर करता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये करता है मटेरियल पे, मटेरियल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बना सकता है यू की ट्रिपल एस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं हम किरचॉफ के नियम पे। ठीक है, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो तो किरचॉफ है, रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ, ये नाम है किरचॉफ, किरचॉफ पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम देख लेते हैं। दो नियम दिए थे किरचॉफ ने, कौन कौन सा नियम है वो देख लेते हैं। पहला नियम है संधि का नियम बोलते हैं, जिसको जंक्शन का लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए संधि मतलब कि देखिए किसी विद्युत परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं, जितने भी टोटल करंट है, उनका हम बीजगणितीय योग करें, यानी कि एल्जेब्रिक सम करें, एल्जेब्रिक सम। ठीक है, सिग्मा करें,
तो क्या होगा, वो शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, देखिए इसका मतलब ये है, एक ये पॉइंट है, जंक्शन है, इधर से कोई धारा आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से, तो ये क्या होगा, प्लस आई लेता हूँ, I2 I3, ये क्या होगा माइनस, क्योंकि जो जा रही है उसको मैं माइनस ले सकता हूँ, जब इनको सम करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यही बोला जा रहा है अलजेब्रिक सम जीरो होता है। या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर देखिए इसको डिफाइन करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। दूसरा तरीका हम ये बोल सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। जब ऋणात्मक लेंगे दूर जाने वाली को, आने वाली को धनात्मक, तो दोनों आपस में जब जोड़ेंगे तो कट के जीरो हो जाएगा। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, देखिए इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, जो आ रही है धारा उसको I1 प्लस I2 I3, और जो जा रही है उसको माइनस I4 I4, ये जब जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वालों को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा। यानी कि ये क्या थी, संधि की ओर आने वाली धारा, और ये क्या है, संधि से बाहर जाने वाली धारा। तो यही पहला नियम किरचॉफ का यही है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस पे यू के त्रिपल ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको मॉक में करवाया था। ठीक है, समझ में आ गया। पहला नियम जंक्शन का नियम, बहुत इजी नियम है। ठीक है, और जो पहला नियम है वो चार्ज कंजर्वेशन की बात करता है, आवेश संरक्षण की बात करता है। ठीक है, आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन की बात करता है पहला नियम, ध्यान देना। दूसरा नियम देखते हैं, फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नियम है पास या फिर लूप का नियम। पास या फिर लूप का नियम में क्या होता है, पास क्या होता है, बेसिकली ये जो क्लोज सर्किट है इसको हम पास बोलेंगे। जो एक क्लोज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने पास बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और एक ये पूरा वाला बन सकता है, तीन पास बन सकते हैं। ठीक, तो दूसरा वाला नियम क्या बोलता है, किरचॉफ का दूसरा नियम, कि किसी परिपथ में, किसी सर्किट में प्रत्येक बंद पास, जितने भी पास हैं बंद होने चाहिए, ठीक है, क्लोज सर्किट होने चाहिए, के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल। ये जो पास है, जैसे ये पास है, इसमें जो भी धारा बह रही है, जैसे I बह रही है, और इसमें जो भी प्रतिरोध लगा हुआ है, जैसे R1 लगा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल, यही बोल रहा है, इन दोनों का गुणनफल का बीजगुणित योग, यानी इसका समीशन। एक तो हो नहीं सकता, मान के चलिए इसमें दो प्रतिरोध लग गए, जैसे कि यहाँ एक ये लग रखा है, एक ये लग रखा, तो दो प्रतिरोध हो गए, तो भी निकालूंगा तो क्या होगा, I इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का बीजगणितीय सम करेंगे हम। ठीक है, बीजगणितीय अलजेब्रिक सम किया, ये क्या होगा, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस पास में जितना भी हमारा EMF है उसका हम अलजेब्रिक सम निकालें। EMF मतलब कि ये देखिए, यहाँ पे एक लगा हुआ, एक यहाँ पे लग रखा है, इन दोनों का अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो उसके बराबर होगा क्या, I इंटू R। इस पर अभी मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, समीशन IR इज इक्वल टू समीशन ई क्या है, EMF, और ये क्या, यही तो बोला इसने कि किसी बंद पास में, जैसे ये वाला पास ले, इस बंद पास में प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा उसके साथ जो प्रतिरोध है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उन दोनों का गुना करेंगे और जितने लगे हैं उन सबको जोड़ देंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो उसी को हम बोल रहे हैं अलजेब्रिक सम। वो किसके बराबर होगा, उस पास में लगे हुए टोटल EMF के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैथमेटिक टर्म में लिखते हैं, पास एक में जाते हैं। पास एक क्या है हमारे, देखिए ये पास एक। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक E1 लगा हुआ है और ये E2 है, ये वाला E2 है, ऊपर वाला E1 है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, धारा देखिए, धारा की दिशा कैसे है, ऐसे में, इस टाइप में धारा की दिशा, इस, ठीक है, यहाँ पे I1 है, यहाँ I2 है। ओके, I2 है, ये I1 है। ओके, तो इस वाले पास वन में मैं लगा रहा हूँ किरचॉफ का लॉ। ठीक है, किरचॉफ का लॉ पास वन में लगा रहा हूँ, धारा की दिशा में लगाना है, और जो अपोजिट साइड से आएगा उसको माइनस करते रहना है। अगर मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जो जो आता रहेगा उसे प्लस करना है, और इस डायरेक्शन के विपरीत जो आएगा, जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ से जाना शुरू करता हूँ, ये गया गया गया, इसके डायरेक्शन में यहाँ आया, फिर इसी पास के अंदर हूँ, अब देखिए ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, समझ में आया। अगर इसी डायरेक्शन में आता, ये भी इसी डायरेक्शन में होता, तब प्लस कर देते हैं। तो पास वन में लगाता हूँ इसका, देखिए पास वन में I1 R1 माइनस I2 R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे I2 बह रही है और R2 है, ये क्या हो गया, I1 R1 हो गया। ठीक है, यहाँ जैसे पहुँचूंगा तो ये माइनस हो जाएगा I2 R2, समझ में आ गया। ये बराबर किसके होगा, टोटल EMF। टोटल EMF क्या है, टोटल EMF ये E1 है, यहाँ पे E1 आगे गए और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस हो गया, E1 माइनस E2 हो गया, ये हो गया टोटल EMF। पहला पास में लग गया ये। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पास दो में लगाते हैं, पास दो में लगाया हमने, पास दो क्या है, ये वाला। ठीक है, फिर से मैं इसी डायरेक्शन में अगर जाऊँ तो I2 R2 आगे गया, और ये इसी के डायरेक्शन में, देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, इसी के डायरेक्शन में, तो माइनस नहीं करेंगे, यहाँ से आया ना इसकी डायरेक्शन में, और यहाँ पे देखिए धारा क्या है, I1 प्लस I2, धारा क्या है यहाँ पे, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध क्या है, I3। ठीक है,
तो देखिए I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R3, समझ में आया यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में था टोटल। और EMF कितना है टोटल, E2 है इसमें, देखिए एक ही EMF है तो E2 हो गया, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि धारा कितनी होगी प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, ठीक है। ये दो पास है यहाँ पे, एक पास ये रहा, एक पास ये रहा, ठीक है। दोनों में लगा रहा हूँ मैं, पहले इसमें लगा रहा हूँ पास A B E F में किरचॉफ का दूसरा लॉ लगा रहा हूँ। धारा की दिशा क्या है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब लगाऊंगा, यहाँ क्या बह रही है I1 इंटू 3, ठीक है, प्लस इसी की डायरेक्शन में एक यहाँ पे प्रतिरोध है, ठीक है, 2 ओम का, 2 ओम। अब यहाँ पे धारा क्या होगी, देखिए एक I1 इधर से आ रही है, एक I2 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, ठीक है, I2 इधर से आ रही है और I1। तो यहाँ पे धारा टोटल धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है 2, तो 2, और EMF कितना है टोटल, तो ये रहा 3 वोल्ट लगा हुआ इधर, 3 वोल्ट, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक है, 5I1 और ये पास नंबर 1 से पास नंबर 2 में लगाते हैं। पास नंबर 2 क्या है, BCDE, इसमें लगाते हैं। EMF कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है। अब किधर भी लगा सकते हो आप, ऐसे में जाओ, ऐसे घूम जाओ, या फिर ऐसे में लगाओ, तो माइनस में लेनी पड़ेगी सारी वैल्यू। मैं ऐसे में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 ओम है, उसके साथ प्रतिरोध कितना है I2, तो 2I2 हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे, ये क्या है प्रतिरोध 2, और जो धारा कितनी है I1 प्लस I2, टोटल EMF कितना है 1, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका किरचॉफ लॉ। अब चलते हैं हम, ये चाहो तो आप कर सकते हो खुद से प्रैक्टिस के लिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। व्हीटस्टोन सेतु लास्ट टॉपिक है हमारी वीडियो का, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, देखिए यदि 4 प्रतिरोध को एक समांतर चतुर्भुज के रूप में, पैरेललोग्राम के रूप में लगाया हमने, ठीक है। इस प्रकार हम लगाते हैं कि चतुर्भुज के एक विकर्ण मतलब कि डायगोनल, ठीक है, एक विकर्ण में धारामापी गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, धारामापी, तथा दूसरे विकर्ण में सेल लगा हो। एक विकर्ण में क्या लगा हुआ हमने, गैल्वेनोमीटर का लगा रखा, धारामापी। दूसरे में हमने क्या लगा रखा, सेल लगा रखा, दूसरे विकर्ण में हमने सेल लगा रखा, यहाँ पे इस वाले विकर्ण में सेल लगा दिया, ठीक है। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं। 4 प्रतिरोध होने चाहिए, 4 रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक डायगोनल पे क्या होना चाहिए, धारामापी होना चाहिए, दूसरे डायगोनल पे हमने क्या लगाना होना चाहिए, सेल लगाना चाहिए। तो इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। इसमें आपको मेन रिजल्ट याद करना है। रिजल्ट क्या याद करना है कि जो इसमें जो हमने ये लगा रखा है 4 प्रतिरोध, इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। जब आप इसको डिराइव करोगे, P/Q इज इक्वल टू होता है R/S, ये अपॉन ये इज इक्वल टू होता है ये अपॉन ये, ठीक है। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे देगा, 3 रेजिस्टेंस दे देगा आपको, बोलेगा एक फाइंड करो, आपने बस ये लगाना है, ये एंटिटी, और आपका आंसर आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का ये एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे P/Q इज इक्वल टू R/S, ये याद रखना है, यानी ये अपॉन ये, इसके सामने वाली, ठीक है, अब इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, P/Q इज इक्वल टू R/S, ओके। और ये आप डिराइव कर सकते हो, PDF में देख लेना, ओके। अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। जो हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है उसका काम क्या है, पहली बात वो देखता है बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। 4 रेजिस्टेंस लगा रखे हमने, वो बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका पता कैसे चलेगा। जो हमने बीच में लगा रखा, जो उसके डायगोनल पे हमने एक लगा रखा धारामापी, अगर ये विक्षेपित होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, इसका मतलब कि वो बैलेंस नहीं है। और अगर ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया वो बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। चारों जो रेजिस्टेंस लगाए हैं वो बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि P/Q होना चाहिए और R/S होना चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा, ठीक है। यानी P/Q जो निकालेंगे वो उसका रेशियो बराबर किसके होगा, R/S के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ 4/8 बराबर होगा आपका 1/2 के, ठीक है। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यानी आपने एक रेजिस्टेंस, देखिए ऐसे बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपने 4 का लगा रखा, यहाँ आपने 8 का लगा रखा, यहाँ पे आपने 1 का लगा रखा, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 2 का लगाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस आएगा। क्योंकि जब इसको आप करोगे तो ये कटेगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया आपका व्हीटस्टोन सेतु भी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला आपको पता है,
ठीक है। धारा घनत्व का फॉर्मूला भी आपको पता है, J इक्वल टू I/A, ठीक है। अनुगमन वेग का फॉर्मूला भी मैंने बताया यहाँ से। अब ये आपको खुद ही याद करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको याद कैसे करवाऊँ, आपको खुद पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। तो मैं नीचे कर रहा हूँ, आप पढ़ते रहना, याद करते रहना, ठीक है। और हो सके तो इसको नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि लिख के आप ज़्यादा देर तक याद कर पाओगे, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का पता है आपको। विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता जो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होती है ना, उसका उल्टा होता है, ये याद रखना। विशिष्ट चालकता जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, विशिष्ट चालकता इंग्लिश बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी के उल्टा होता है, ओके। और इसको हम इससे छोटे वाले सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया था, जहाँ टेम्परेचर की बात हो और रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शक्ति का सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए पावर के। P इक्वल टू VI इज इक्वल टू R स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। सेल, ये तो आपको पहले से पता है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। किरचॉफ का पहला लॉ, ठीक है। किरचॉफ का सेकंड लॉ देख लिया हमने। व्हीटस्टोन देख लिया हमने, P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। मीटर से तो आपके सिलेबस में है नहीं, छोड़ सकते हो, ठीक है। विभव मापी भी नहीं आपके सिलेबस में, ओके। संयोजन, सैलो का संयोजन भी नहीं आपके सिलेबस में, अच्छी बात है, ठीक है। सैलो का संयोजन क्योंकि बहुत टफ टॉपिक है, अगर इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको आता है तभी करना, ठीक है। नहीं आता तो कोई नहीं, इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला ये है, श्रेणी क्रम में ये होता है, समांतर क्रम में ये वाला है नीचे वाला, और जो एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है इसमें, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने मॉक में किया था, इससे एक क्वेश्चन पूछ रखा है UK SSC ने, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला होता है, EMF इज इक्वल टू IR प्लस IR, ये होता है, ठीक है। इस IR की जगह मैं V रख सकता हूँ, तो VE इज इक्वल टू V प्लस IR होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ जाता है, ओके। धारा घनत्व और चालकता में संबंध क्या होता है, कंडक्टिविटी और आपका करंट डेंसिटी, इसमें क्या होता है, रिलेशन ये होता है, J इज इक्वल टू E डॉट सिग्मा, ठीक है, ये होता है, ओके। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, ठीक। कमेंट के माध्यम से आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका वो भी अभी जल्दी अपलोड हो जाएगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।